कहानी की शुरुआत में कहानी के मेन कपल सेन और जियाओजू दोनों रोमांस कर रहे थे। लेकिन हमें पता चलता है कि ये जियाओजू का सपना था। वो मन में सोचती है, हमारे ब्रेकअप को 4 साल हो चुके हैं, मैं अब भी सेन के बारे में क्यों सोचती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी ऑफिस फ्रेंड आती है और बताती है, हमारा नया बॉस आ रहा है, चलो जल्दी से थोड़ा सा मेकअप रीटच कर लो। मैंने सुना है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही खड़ूस है। वहीं दूसरी तरफ कहानी का हीरो सेन एंट्री ले रहा था। वही जियाओजू का नया बॉस था। जियाओजू और भी सारे लोग उन्हें अटेंड करने के लिए जाते हैं। सामने वो सेन को देख करके शॉक हो जाती है। मैनेजर बताता है, सेन को इनमें से जो भी सेक्रेटरी चाहिए वो चूज कर सकता है। ये सारे बहुत ही अच्छे काम करने वाली है। सेन यहाँ पर स्पेशली जियाओजू को लिए आया था। इन 4 सालों में दोनों की ज़िंदगी में क्या हुआ, यही हमारी कहानी है। सेन अपनी कंपनी में था। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था, मुझे पता है कि तुम अब भी जियाओजू को भूल नहीं पाए हो, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके लिए कम से कम उसे बता तो दो। सेन कहता है, ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बिना भी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है। इधर जियाओजू अपने दोस्तों से बात कर रही थी। उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें सेन की सेक्रेटरी बन जानी चाहिए, तुम सबसे टैलेंटेड हो। लेकिन जियाओजू कहते हैं, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेन उनकी बातों को सुन रहा था। वो लोग कहते हैं, कॉलेज में तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े थे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही प्रिटी हो। सेन भी तुम्हारे साथ कॉलेज में ही था ना? वो कहती है, हाँ था तो, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो सच्चाई बताती नहीं है। तभी वहाँ पर सेन उनकी बातों को सुन लेता है और वो जानबूझ करके यहाँ पर जियाओजू को ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चूज करता है। वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। जियाओजू जानती थी फ्लैशबैक में जो कुछ हुआ था। यहाँ पर सेन के मॉम ने उसे 1 मिलियन ऑफ़र किए थे और सेन को छोड़ देने के लिए बोला था, लेकिन जियाओजू ने उसके दिए हुए पैसे को रिजेक्ट कर दिया था। बाहर जाकर के वो सेन को कॉल करती है। सेन बोलता है कि वो काम से बिज़ी है, शाम में उससे मिलता है। लेकिन सामने जियाओजू सेन को जीजी के साथ देखती है। दोनों शादी का जोड़ा देखने के लिए गए हुए थे। सेन की मॉम ने भी यही कहा था कि सेन की फियोंसे है और वो उससे शादी करने वाला है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ऑब्वियसली जियाओजू क्या कोई भी लड़की छोड़ करके चली ही गई थी। जियाओजू ने भी यही किया था, लेकिन अब प्रेजेंट में वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पर वो उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन के काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सेक्रेटरी के हिसाब से सैलरी चाहिए। सेन कहता है, अभी तो तुम्हें सैलरी कम मिलेगी क्योंकि तुमने कभी सेक्रेटरी का काम नहीं किया है। जियाओजू गुस्सा होकर के रिज़ाइन करने लगती है। सेन उसे कहता है, तो फिर ठीक है, जाने से पहले कंपनसेशन दे करके जाओ। जियाओजू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, ठीक है, जितने भी तुम्हारे कंपनसेशन बनते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान रख रही थी तभी उसे सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है। उसके दोस्त आकर उससे बताते हैं, अरे तुम अपना सामान कहाँ पैक कर रही हो, तुम तो सेन की सेक्रेटरी बन गई हो ना, तुम कितने लकी हो, बताओ तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। जियाओजू को पता नहीं था कि सेन ने सैलरी वाले बात को अप्रूव कर दिया है। वो अपनी दोस्तों के साथ ऑफिस से निकल रहे थे। लेफ्ट में सेन से मिलती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं, अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, तो अपना इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं चेंज कर लेती हो। जियाओजू कहती है, ठीक तो काम कर रहा है, फिर मुझे इलेक्ट्रिक कार की क्या ही ज़रूरत है। सेन नोटिस करता है जाते समय जियाओजू की कार उसके आगे थी। वो एक्शन में बहुत ज़्यादा ही अजीब थी। अब सेन सोचता है, 1 मिलियन लेने के बाद जियाओजू ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रही है। तभी वो अपने ड्राइवर को कहता है जियाओजू की कार का एक्सीडेंट कर देने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसे ही एक्सीडेंट होता है, जियाओजू बाहर निकल करके देखती है। वो देखती है कि वह सेन का कार था, तो उससे कंपनसेशन नहीं लेती है। कहती है कि वह इंश्योरेंस वालों से बात कर लेगी। सेन उसे कहता है, नहीं, आई थिंक तुम्हें नई कार की ज़रूरत है। जियाओजू मना कर रही थी तो सेन उसके पूरे कार को ही उड़ा देता है और कहता है, अब तो कंपनसेशन लेना पड़ेगा ना, डोंट वरी, यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन देने वाला हूँ। जियाओजू गुस्सा होकर के चली जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि सेन की प्रॉब्लम क्या है। वो जानती थी कि वो उससे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि वो अचानक से उससे ऐसे ब्रेकअप करके चली गई थी। लेकिन उसने भी तो चीट किया था जियाओजू की नज़र में, तो फिर वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। रात में वो सेन के पपी को लेकर के घर जा रही थी। सेन उसे फॉलो करते हुए देख लेता है। उसे पता चलता है ब्रेकअप के बाद जियाओजू ने उसके पपी को अपने साथ रख लिया था। इन 4 सालों में जियाओजू के साथ क्या कुछ हुआ वो अपने फ्रेंड से पता लगवाता है। उसे पता चलता है ब्रेकअप के 6 महीने बाद ही जियाओजू के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे।
जियाजू ने भी बहुत सारी मेहनत की है, तब जाकर के उसे जॉब वगैरह मिली है और अब वो थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा है। और जियाजू को कुछ मैसेज करता है। फाइनली उसने उसे अनब्लॉक कर ही दिया था। ये बात जियाजू को ध्यान नहीं था। यहाँ पर वो सेन के पपी से बात कर रही थी। सेन को देखने के बाद उसे बहुत ही अजीब सा फील आ रहा था। तभी वो नोटिस करती है सेन का उसे मैसेज आया है। वो देखते ही उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे दवा तक खाना पड़ता है। हमें पता चलता है कि सेन से ब्रेकअप के बाद जियाजू को एंजाइटी इशूज हो चुके थे, जिस वजह से कि उसे रेगुलर बेसिस पर दवा खाना पड़ता है। अगली मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। जियाजू हिम्मत करके सेन को फेस करने जाती है। वो उसे छेड़ रहा था और कहता है, तुमने तो मेरा डॉगी भी चोरी कर लिया। जियाजू से कहती है, चोरी नहीं किया मैंने, तुम्हारा डॉगी खुद मेरे साथ गया था। अब यहाँ पर सेन उसे कहता है, हमें साथ में एक पार्टी में जाना है, जा करके रेडी हो जाने के लिए। जियाजू कह रही थी अभी वो फ़िलहाल खाली नहीं है, ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाए या फिर वाइफ को लेकर के जाए या फिर किसी और को भी, उसके पास टाइम नहीं है। सेन सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ कब से बन गई भाई। जियाजू गुस्सा होकर के कमरे से बाहर निकल जाती है। उन दोनों के बीच यहाँ पर छोटी मोटी नोक-झोंक अब रोज़ की बात हो गई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो घर जाता है। वो जियाजू से थोड़ा गुस्सा था, अपना गुस्सा अपने दोस्त के सामने निकाल रहा था। उसका फ्रेंड उससे कहता है, अब जब तुमने जियाजू के पास जाने का डिसाइड ही किया है तो थोड़े अच्छे से गेम खेल लो ना। वो बताता है किस तरीके से जियाजू ने उसके डॉग को भी चोरी करके रख लिया। उसका फ्रेंड उसकी इन हरकतों पर हंस रहा था। तभी वहाँ पर जियाजू आ जाती है। एक्शन में वो दोनों ऑफिस में बैठ करके बातें कर रहे थे। वो उन दोनों को कॉफ़ी ऑफ़र करती है। उसका फ्रेंड जानता था सेन जियाजू के साथ अकेले रहना चाहता है, ऐसी वजह से उन दोनों को छोड़ करके चले जाता है। उसने जियाजू को एक ड्रेस दिया था पार्टी में जाने के लिए, उसे पहनने के लिए बोलता है। जियाजू जब वो ड्रेस पहन करके आई थी तब उससे उसका हुक नहीं लग रहा था, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर सेन आता है और उसका हेल्प कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी क्योंकि दोनों के बीच ये क्लोजनेस या इंटीमेसी बहुत टाइम बाद बन रहा था। वो वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाती है। सेन के हाथ जियाजू का ब्रेसलेट लगता है। उसे ऐसा लगता है ब्रेसलेट उसे किसने गिफ्ट किया होगा। तभी वहाँ पर जियाजू वो ब्रेसलेट ढूंढते हुए आती है। सेन कहता है, क्या खोज रही हो। जियाजू कहती है, अपना वो ब्रेसलेट। सेन कहता है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कहती है हाँ, लेकिन फिर भी वो जियाजू को वो ब्रेसलेट नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है जियाजू के बॉयफ्रेंड ने उसे ये ब्रेसलेट दिया होगा। इसी वजह से जेलस होकर के वो उसे छुपा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था ये उसके डैड की तरफ से दिया गया एक लास्ट निशानी था। रात में वो वापस से अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। तभी उसे पता चलता है जियाजू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। साथ ही मोन में से एक जो इसका एक कज़न ब्रदर था, उसे सेन और जियाजू के बारे में सब कुछ पता था, जिसे देख करके सेन को लगने लगता है यही जियाजू का बॉयफ्रेंड है। वो जियाजू से मिलने के लिए जाता है। कहता है, तुमने मेरा डॉग चोरी कर लिया और बॉयफ्रेंड बना करके अपनी ज़िंदगी इतनी आसान तरीके से जी रही हो। जियाजू भी कहती है, ठीक है, तुम्हें अपना ये डॉग ही चाहिए ना, ले करके जाओ, वैसे भी मुझे इसे रखने का कोई शौक़ नहीं है। बॉयफ्रेंड के नाम पर जियाजू बोल देती है कि हाँ, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही सेन को जेलसी होने लगती है। वो आगे बढ़ के जियाजू को किस करता है और कहता है कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड बना करके इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी छोड़ रही हो, जी रही थी। आखिरकार मुझसे गलती क्या हुई थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। जियाजू से कहती है, मैं तुम्हें अभी बात बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो डॉग सेन को दे करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कि सेन उससे माफ़ी मांगने के लिए दोबारा मैसेज करता है, लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। सेन सोचता अभी तो चीज़ें ठीक हो रही थी, वापस से ख़राब हो गई। अगले दिन जियाजू सेन को कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए जाती है। उसे माफ़ी मांगते हुए जियाजू को कंपनसेट कर रहा था। जियाजू उसके पैसे और कार लेने से मना कर देती है। ये चीज़ उसे उस वक्त का याद दिला रहा था जब सेन की माँ ने भी उसे ऐसे ही पैसे ऑफर किए थे। वो ऑफिस से निकलती है तो नोटिस करती है जीजी सेन की मॉम के साथ यहाँ पर आई हुई है। सेन की मॉम उस पर गुस्सा कर रही है, तुम्हें यहाँ आए 2 महीने हो गए, तुम अब भी घर नहीं आए। सेन कहता है, आपको अच्छे से पता है कि मैं घर क्यों नहीं आया, तो यहाँ आके बहस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो तीनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जियाजू उनकी बातों को सुन करके सोच रही थी,
आखिरकार इनके बीच ऐसा क्या हुआ था जो वो लोग आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। उसे तो ऐसा लगता है कि जीजी ही सेन की वाइफ है, लेकिन बात तो हो रही थी कि वो उसकी वाइफ नहीं है। फिर वाइफ नहीं है तो आखिरकार वो है कौन? सेन जियाजू को यहाँ पर कॉल करता है। अब वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे तो जियाजू उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। आफ्टर दैट वो बताता है वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, अगले एक हफ्ते के लिए उसे उस डॉगी का ख्याल रखना है। जियाजू खुश होकर के बात मान लेती है। अगले दिन वो सेन के घर जाती है, उस डॉगी का केयर कर रही थी। तभी जीजी यहाँ पर आती है और वो जियाजू को इंसल्ट करते हुए कहती है तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, एक बार छोड़ कर के जाने के बाद भी तुम मुँह उठा के यहाँ आ गई हो। जियाजू कहती है मैं अपना सिर्फ काम कर रही हूँ और कुछ नहीं, इस डॉगी को संभालने का मुझे काम दिया गया है। जीजी उस डॉगी को जियाजू से छीन लेती है। उसे छुपाते हुए गुस्से में वो उसे बाहर ले जाकर के फेंक रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है यही एक कड़ी है जो कि सेन और जियाजू को बांधे रखा हुआ था। जियाजू उसे देख लेती है और खींच करके उसे थप्पड़ लगाती है। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। उसे लगा था कि वो जीजी का सपोर्ट करेगा, लेकिन वो यहाँ पर जाता है और जियाजू को सपोर्ट करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से लड़ने के लिए। जियाजू को वो अपनी वाइफ कर रहा था। ये सुनते ही वो शौक हो जाती है। उसे पता चलता है जीजी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर जीजी से इसका रिलेशन नहीं है तो आखिरकार कौन लड़की इसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ है, क्योंकि कोई तो है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी फियोंसे है। जीजी को इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जियाजू की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। सेन उसे संभालते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ पर जियाजू को अभी होश नहीं आया था, उसका केयर कर रहा था। जियाजू का भाई उसे कॉल करता है। उठा करके सेन बोल देता है जियाजू हॉस्पिटल में है। जब वो वहाँ पर आता है जियाजू उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेन उसे बोलता है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में है और तुम्हें इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। बोल करके वो बाहर निकलता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है वो लड़का जियाजू का कजन ब्रदर है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड है। जियाजू हॉस्पिटल से निकल करके घर चली गई थी। सेन उससे मिलने के लिए जाता है। जियाजू का पूरा घर बिखरा हुआ था। सेन ने कुछ हेल्पर लेकर के आए थे जो कि उनका घर क्लीन करने में और जियाजू के लिए खाना बनाने में उनका हेल्प करती है। यहाँ पर जियाजू को वो अपने हाथों से खाना खिला रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ ही में वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सेन उसे कहता है मैंने पता लगा लिया है, वो तुम्हारा कजन ब्रदर है, ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तुम मुझे सच बता रही हो या फिर मैं और ज़्यादा सच का पता लगाऊं? जियाजू उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाती है। कहती है मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बेहतर होगा इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो उसका बात नहीं मानता है। सेन कहता है मुझे जानना है आखिरकार तुमने मुझे 4 साल पहले क्यों छोड़ा था, हमारा रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट था। ये बोलते हुए वो जियाजू को किस कर लेता है। जियाजू गुस्सा आ जाती है तो उसे उठा के कमरे में लेकर के जाता है रेस्ट कराने के लिए। जियाजू सेन से छुपा करके अपनी एंजाइटी के पिल्स ले लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सेन चला गया होगा, लेकिन वो यहाँ पर उसका केयर कर रहा था। जब नींद में जियाजू बुरे सपने देख रही थी तब वो उसका ख्याल करता है और उसे हक करके अच्छी नींद देता है ताकि उसे वापस से एंजाइटी अटैक्स ना आए। अगले सीन में जियाजू अपने दोस्तों से बात कर रही थी, वही ऑफिस वाले दोस्तों से। इधर दूसरी तरफ सेन का नया सेक्रेटरी आ गया था और वो भी जियाजू को जानता था। जब जियाजू बोलती अपने दोस्तों को सेन ने उसे धोखा दिया था, इसी वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, सेन इन बातों को सुन लेता है। वो जियाजू को वहाँ से लेकर के जाता है और बोलता है अब बस बहुत हुआ, तुम मुझे क्लेरिफाई करो मैंने तुम्हें कब धोखा दिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। शुरुआत में तो जियाजू उसे नहीं बता रही थी, बट फिर सेन के बहुत पूछने पर वो उसे बताती है। उसने देखा था वो जीजी के साथ किस तरीके से स्माइल करते हुए शादी के ड्रेसेस ढूंढने के लिए गया था। इस बात पर सेन उसे कहता है मुझे लगा था कि हमारे रिश्ते में मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो और कहीं ज़्यादा मुझसे जेलस होती थी। तुमने बस उसे एक स्माइल के लिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुमने मुझसे ये बात जानना भी ज़रूरी नहीं समझा कि क्या सच में जो ये शादी का ड्रेस मैं ले रहा हूँ क्या ये हमारी शादी के लिए है। जियाजू से कहती है क्या फ़र्क पड़ता है,
सेन बताने लगता है, फ़र्क पड़ता है मेरी जान, क्योंकि मेरे और जीजी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था कभी। एक्चुअल में वो मेरी भाभी है, उसकी शादी मेरे बड़े भाई से हुई है। और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा दे सकता था। खैर, वो बोलती है, ऐसा है ना कि केवल वही रीज़न नहीं है तुमसे ब्रेकअप करने का। एक्चुअल में जीजी ने मुझे वार्न किया था, मेरे डैड के ऑपरेशन वो नहीं होने देगी, क्योंकि वो डॉक्टर उसी फैमिली से बिलोंग करता था, अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया तो। सन कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे डैड को दोबारा तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा बदला ज़रूर उनसे ले सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली सुबह वापस से जी हजू वहाँ से फर्रार थी। सन कहता है, इस बार मैं तुम्हें खुद से अलग किसी हालत में नहीं होने देने वाला हूँ। आफ्टर दैट उसका दोस्त भी यहाँ पर आता है और अब वो सारी बातें यहाँ पर जियाजू को बताता है। वो जीजी से बदला लेने का प्लान कर रहा था। उसे अपने भाई की कोई फिक्र नहीं थी, बदला तो वो जीजी से किसी हालत में लेगा। अगले दिन सेन जियाजू, यान जीजी चारों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और एक ही बिजनेसमैन से प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गए हुए थे, जहां पर कि जीजी वापस से जियाजू को सेन के साथ देख कर के बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला था। यान सेन से कहता है, तुम एक लड़की के लिए अपने भाई से रिश्ते तोड़ रहे हो। सेन कहता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी वाइफ ने क्या किया है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना, तुम खुद भी अपनी वाइफ को छोड़ दोगे। जीजी बातों में सुलझा देती है ताकि जियान को उसके किए गए हरकत के बारे में ना पता चल सके। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से होटल के कमरे में स्टे करने के लिए चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि जीजी एक्चुअल में यान को धोखा दे रही है। वो जियाजू से मिलती है और कहती है, जैसे पिछली बार मैंने तुम्हें सेन के लाइफ से निकाला था, इस बार भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। लेकिन इस बार जियाजू रुकने वाली नहीं थी, वो भी जीजी को बुली बैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। होटल के कमरे में जाने पर उसे पता चलता है कि सेन ने अपने बैग में प्रोटेक्शन भी रखा हुआ है। जिहाजू ने सिर्फ यहाँ पर सेन को उसे परसू करने के लिए अलाउ किया था, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहा था। जब वो एंजाइटी का दवा खा करके सो रही थी, तभी सेन कमरे में आता है। वो यहाँ पर देखता है कि जियाजू एंजाइटी पिल्स ले रही है। उसे समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है। जियाजू जगती है तो सेन उसे कहता है, थोड़ी ही देर में हम पार्टी के लिए निकलने वाले हैं। जियाजू थोड़ी एम्बेरस थी क्योंकि सेन को पता चल गया था। जियाजू ने उसके बैग से उस सामान को हटाया है। आफ्टर दैट वो दोनों रेडी होकर के कपल बन करके उस पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर कि यान और जीजी भी आए हुए थे। सेन बिजनेसमैन से बात करने के लिए चले जाता है। तभी वहां पर जीजी जियाजू से मिलने के लिए आती है। वो उसको इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम तो वैसे भी सिर्फ पैसे के लिए ही सेन के साथ हो, चलो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। सासू मोम ने तुम्हें 1 मिलियन दिए थे ना, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे रही हूँ, तुम सेन को छोड़ो और चली जाओ। जियो जो हंसते हुए कहती है, चांस ही नहीं है, छोड़ करके जाना होता तो क्या दोबारा मैं उसके लाइफ में आती। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अब जियाजू इंजर्ड थी, सेन यहाँ पर उसका केयर करता है और जीजी को डांटने लगता है, लेकिन यान जीजी के सपोर्ट में था और वो कहता है, अपनी बीवी को संभालो, जीजी की कोई गलती नहीं है। हालांकि वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जो बिजनेसमैन था वो सेन और जियाजू को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि जियाजू एक्चुअल में टैलेंटेड थी और उसने कुछ सालों में जियाजू का काम देखा था। ये देखते ही जीजी को काफ़ी जेलस फील होने लगता है। रास्ते में सेन के बातों बातों में उसे पता चलता है कि सेन के उसके भाई से नहीं बनती है। इनफैक्ट कई सालों से तो दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं किया था। जियाजू को लगने लगता है कि सेन की जो लाइफ है, जो उसका रिलेशंस है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगले दिन यान की मॉम जीजी की बड़ाई कर रही थी कि उसे कितनी गाय जैसी बहू मिल गई है, लेकिन तभी इंटरनेट पर कल के जीजी के किए हुए कांड वायरल हो जाते हैं। यान सेन से लड़ाई करने के लिए चले जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सब कुछ जियाजू ने ही किया था। बीच में यहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो सेन को ही जिम्मेदार ठहराती है और बोलती है कि अगर तुमने जीजी से माफ़ी नहीं मांगा और यान को प्रोजेक्ट नहीं दिया तो वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे, और तुमने यहाँ पर वायलेंस इस्तेमाल किया, इस वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सेन हंसते हुए कहता है, एक पल को मुझे अफसोस हो रहा था कि क्या मैंने आपसे रिश्ते तोड़ करके गलत किया, लेकिन इधर कुछ सालों में मुझे पता चल गया है ना आपने कभी मेरे डैड से प्यार किया था और ना ही मुझसे।
एक्चुअल में वो दोनों सौतेले भाई थे और वो यान को ज़्यादा माना करती थी। वो कहते हैं कि जीजी की हरकत तो इंटरनेट पर सबके सामने आ ही चुका है, धीरे धीरे उसकी कंपनी भी अब बैंकरप्ट हो जाएगी। वो इतनी घटिया लड़की है। यान को वो फिर भी वार्न करता है कि वो जीजी से दूर हो जाए क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन यान इस बात को नहीं मानता है। जियाजू भी सेन का सपोर्ट करते हुए कहती है, मैंने इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया और अगर पुलिस कंप्लेन होगा तो आपके बेटे यान और जीजी को जेल जाना पड़ेगा, ना कि सेन को। तो बेहतर होगा कि आप लोग अब ये ड्रामा ना करें और यहाँ से चले जाएं। फिलहाल के लिए तो उसकी माँ यान और जीजू को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं, लेकिन वो सेन को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले थे। जियाजू को सेन के थ्रू पता चलता है कि सेन ने जियाजू से ब्रेकअप के बाद अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे क्योंकि उसकी माँ उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर वो उसे प्यार से किस कर लेती है। सेन समझ जाता है कि जियाजू उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। जियाजू इन 4 सालों में सेन के साथ क्या हुआ जानने के लिए सेन के दोस्तों से मिलती है। सेन का इकलौता फ्रेंड उसे बताता है क्या कुछ नहीं किया है सेन ने। पिछले 3 सालों से वो केवल 2-3 घंटे सोया करता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीरो से शुरुआत कर सके और जियाजू के लायक बन सके। उसने अपने मॉम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया। चाहता तो वो जियाजू को छोड़ करके आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता था, लेकिन वो जियाजू से इस हद तक प्यार करता है कि उसने सब कुछ जीरो से शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ जियाजू के लिए। जियाजू को लगने लगता है अगर ये सब कुछ सच है तो उसने बेकार में ही सेन को 4 सालों से अपने से अलग रखा हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन अब वह सेन को किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाली थी, चाहे जो भी हो जाए। इधर हम लोग देखते हैं जीजी यान से कहती है कि चलो बेबी बॉन्ड करते हैं। उसका आइडिया था कि वह यान के बेबी को बॉन्ड करेगी और सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगी। वो कोई यान को पसंद नहीं करती थी, वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ थी। अगले दिन जियाजू उस घर में जाती है जहाँ पर कि रिलेशनशिप के टाइम में सेन और जियाजू रहा करते थे। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था। सेन ने इन 4 सालों में ये घर सेल नहीं किया था और वो उसे उसी तरीके से मेंटेन करके रख रहा था जैसा कि वो दोनों साथ में रहा करते थे तो होता था। वहाँ पर जियाजू को अपने डैड का दिया हुआ ब्रेसलेट भी मिलता है। तभी सेन वहाँ पर आता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सेन कहता है मैं हमारी मेमोरी को कैसे ही अपने पास से जाने देता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। जियाजू भी सेन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह देती है। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ यहाँ से ठीक हो गया और ये कहानी की हैप्पी एंडिंग है, लेकिन नहीं, अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बाकी ही थे। हालांकि वो दोनों एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके सारे प्लानिंग कर रही थी। ये बॉयफ्रेंड का बच्चा था और एक्चुअल में वो नाम यान का लगा रही थी और साथ ही में यहाँ पर फैमिली की प्रॉपर्टी भी तो उसे हथियाना था। दैट्स वाई वही सारे चाल चल रहे थे। अगले दिन जियाजू रेडी वेडी हो करके ऑफिस के लिए निकलती है। सेन कहता है जब मेरी सेक्रेटरी थी तब तो इतना प्यार से रेडी नहीं होती थी, आज नई कंपनी मैंने तुम्हें दे दिया तो बड़ा हॉट बन के जा रही हो। जियाजू कहती हाँ मैं थोड़े ऊंचे पोजीशन पर हूँ ना। सेन ने जीजी की वही कंपनी बाई करके जियाजू को गिफ्ट कर दी थी और अब जीजी को उसमें काम करना पड़ रहा है। वो इसको एक अच्छा मौका समझ करके जियाजू को परेशान करने का प्लान करके आई हुई थी, लेकिन उल्टे वही परेशान यहाँ पर हो जाती है। जियाजू वैसे तो उसे इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करने का डिसाइड करती है, लेकिन जीजी को चैन कहाँ था। कुछ शेयर होल्डर्स जीजी के साथ थे और जियाजू का अपोजिट थे, लेकिन जियाजू अपने टैलेंट से सब कुछ ठीक कर देती है और वो शेयर होल्डर्स को भी दिखता है जियाजू एक्चुअल में कंपनी संभालने के लायक है और वो लोग फिर उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं और उसे अपना एक्चुअल में सीईओ मानने लगते हैं। भले ही जीजी ने कितना भी कोशिश क्यों न किया हो जियाजू को परेशान करने का। लंच टाइम में सेन जियाजू से मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हें किसी से बोले तो नहीं किया ना। जियाजू कहती है नहीं, मुझे किसी से परेशान नहीं किया। रात में जब वो घर जाती है तब जियाजू की मॉम मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। उसे पता नहीं था वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस से चली गई है, तो वह भी उसे ब्लाइंड डेट्स पर भेजने का कोशिश करते रहती थी। आज भी वो एक लड़की को लेकर के आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर सेन के साथ जियाजू आ जाता है। उसकी मॉम को कहता है कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है, बहुत सारे बिथोरल गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आया था। जियाजू यहाँ पर अपनी माँ को बताती है कि एक्चुअल में
वो सेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो दोनों वापस से पैचअप कर ली हैं। उसकी मॉम खुश थी जियाजू को उसका प्यार मिल गया। उसकी माँ ने जियाजू को छुपाया हुआ था, उन्हें एक बीमारी थी और वो जल्दी ही मरने वाली थी। वो बस चाहती थी कि जियाजू खुश रहे। वो सेन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। फैमिली डिनर वगैरह वो लोग करते हैं। सेन को एक फैमिली वाला प्यार मिल रहा था जो कि उसे उसकी माँ की तरफ से तो कभी नहीं मिला था। और ये बड़ा राज जियाजू की माँ ने उसकी भलाई के लिए सोच करके उसे छुपा करके रखा हुआ था, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर उसे उसके पैसे नहीं बर्बाद कराना चाहिए। हालांकि उसे पता नहीं था सेन बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इधर सेन और जियाजू अपने रिलेशनशिप को अब पहले से कहीं बेहतर कर चुके थे। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। सेन जियाजू से प्रॉमिस लेता है उसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। इधर दूसरी तरफ जो जीजी थी वो यान से बहाना कर करके और उसके बच्चे का हवाला दे करके बहुत सारे शेयर जो है वो अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है। ये बात यान को पता नहीं था कि उसकी बीवी जीजी उसे धोखा दे रही है। जियाजू को तो पता ही था कि जीजी क्या कर रही है यान के साथ, लेकिन भला उसे क्यों ही बताने जाए, वो तो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ है ना। खैर धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीत रहे होते हैं। अगले कुछ दिनों तक जियाजू की मोम सेन और जियाजू के साथ रहती है। वो तीनों काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर अगले दिन कंपनी के लिए जियाजू एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाली थी, लेकिन जीजी ने ऐसा प्लान किया था कि जैसे ही जियाजू उस प्रोजेक्ट को साइन करेगी तो यान और जियाजू दोनों ही जेल चले जाएंगे और ये कंपनी पूरी उसकी हो जाएगी। यहाँ पर जियाजू को अगली सुबह पता चलता है वह सेन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और आज ये प्रोजेक्ट साइन के इवेंट के बाद वो सेन को ये गुड न्यूज़ देने का डिसाइड करती है। लेकिन उसे पता नहीं था ये साइनिंग इवेंट उसके लिए कितनी सारे मुश्किलें लेकर के आने वाला है। खुश होकर के जियाजू वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहले निकलती है, लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यान और जियाजू दोनों को लेकर के जाती है। जीजी का पोल यहाँ पर खुल जाता है। यान को पता चलता है, जिससे वो अपनी एक लौती प्यारी वाइफ समझ करके इतना प्यार जता रहा था, एक्शन में वो धोखेबाज निकली। उसी ने उसे जेल भेज दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये चीज़ सेन को पता चलता है तो वो जियाजू की फिक्र करते हुए यहाँ पर आता है, लेकिन जियाजू तो जेल में थी और यहाँ पर यह सब कुछ जीजी ने किया था उसे पता चल जाता है। फिर भी जैसे तैसे करके वो जियाजू को जेल से बाहर निकालता है, लेकिन तभी जीजी उनसे बदला लेने के लिए जियाजू की माँ को किडनैप कर लेती है। सेन और जियाजू को यहाँ आने के लिए बोलती है। वहाँ अंदर जाने से पहले सेन जियाजू को शादी का रिंग पहनाता है। कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है और पूरी ज़िंदगी प्यार करते रहेगा। जियाजू भी उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उन्हें पता नहीं था आगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। जियाजू अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर कि उसके पीछे पीछे सेन भी आया हुआ था। जीजी ने सेन को खुद को ख़त्म करने के लिए बोला था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पीठ पीछे जीजी के खिलाफ़ कंप्लेंट डाल दिया है और अब वो जेल जाने वाली है। यहाँ पर सेन ने जियाजू को बचाने के लिए वो पॉइजन तो खा लिया था और उसे सेव करने के चक्कर में वो काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आती है, जीजी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के लेकर के जाती है, लेकिन इन सब चक्करों में सेन इंजर्ड हो चुका था। स्ट्रेस की वजह से जियाजू का बेबी भी एबॉर्ट हो जाता है। एक पल में जियाजू की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। एक तरफ सेन बचेगा कि नहीं पता नहीं, और जियाजू ने बेबी खो दिया था। जब उसे 2 दिनों बाद होश आता है तो उसके दोस्तों से बताते हैं सेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है जियाजू कैसे खुद को संभालेगी, वो समझ नहीं पा रही थी अचानक से उसके साथ हुआ क्या। अपना तो सेन उसके साथ है, ना ही उनका बेबी उसके साथ है। फिर भी उसके आसपास के लोग उसे होश में लाने का कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर उसे नॉर्मल करने का कोशिश कर रहे थे, बट कुछ किया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जियाजू सबके सामने तो यही दिखा रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड वो खुद को संभाल नहीं पाती है। उसके एंजाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसे ऐसा लगता है सेन अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी ज़िंदा नहीं रहेगी। वो भी बहुत सारी नींद की दवाएं खा करके खुद को ख़त्म कर लेने का डिसाइड करती है, लेकिन इस बारे में
असलियत जियाजू को पता ही नहीं था। सेन फॉरेन में खुद का ट्रीटमेंट ले रहा था। उसने ही अपने दोस्तों को कहा था जियाजू को ये बोल देने के लिए, क्योंकि उसके बचने का कोई चांस नहीं था। अगर वो एक्शन में मर जाता तो जियाजू यहाँ पर खुद को कैसे ही बचा पाती, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। लेकिन जब जियाजू खुद की जान ले लेती है और उस समय तक सेन ठीक ही हो चुका था, तो वह एट द एंड यहाँ पर जियाजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। शुरुआत में जियाजू को ऐसा लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। सेन तो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी सेन उसे बताता है कि उसकी ये मजबूरी थी, उसे ऐसा करना पड़ा। वो नहीं चाहता था कि वो सेन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। अगर एक्चुअल में उसे कुछ हो जाता तो वो जानता था जियाजू खुद को संभाल नहीं पाएगी, और अभी उसके लाइफ में कम से कम कुछ लोग थे तो वो लोग उसे संभाल सकते थे। जियाजू सेन से बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर भी वो उसे माफ़ कर देती है। फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।